सरोकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संजय राजन। प्राइम डिबेट में आप दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस बार लोकसभा चुनाव में रोजी रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा, जो चुनाव के दौरान हुए डिबेट में मैंने हर बार कहा। अब केंद्र की मोदी और सूबे की योगी सरकार इस बात को लेकर काफ़ी संजीदा भी नजर आने लगी हैं। अब देखिए ना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस साल के अंत तक करीब 2 लाख युवाओं को रोजगार दिए जाने का वादा किया है। इसकी पहली कड़ी में आज करीब 60,000 पुलिसकर्मियों के भर्ती की परीक्षा दोबारा शुरू हो गई। इसके पहले यह परीक्षा पेपर लीक की भेंट चढ़ गई थी। लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्षी दलों ने जमकर पेपर लीक का मामला उठाया था। एक ऐसा मुद्दा सियासी मंचों से बना जिसका असर भी साफ तौर पर देखने को मिला। दोस्तों, आज हुए परीक्षा में इक्के दुक्के मुन्ना भाइयों की गिरफ्तारी के अलावा परीक्षा सही तरीके से संपन्न हो गई, लेकिन अभी 4 और अलग अलग तारीखों में परीक्षा होना बाकी है। योगी सरकार ने इस बार परीक्षा को लेकर चौकसी इतनी बढ़ाई कि खुद डीजीपी परीक्षा केंद्रों पर घूम घूम कर जायजा लेते नजर आए। दोस्तों, अब बताया जा रहा है कि जल्दी ही आरओ की परीक्षा की तारीख का भी ऐलान होना है। जिलों में जगह जगह स्वरोजगार मेलों के जरिए भी योगी सरकार युवाओं को रोजी रोजगार तक ले जाने का रास्ता साफ करती नजर आ रही है। बात पते की है। ऐसा करके योगी सरकार निश्चित तौर पर युवाओं में एक सकारात्मक सोच अपनी सरकार के लिए बनाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, कहा भी जाता है कि जिस ओर युवा चलते हैं, सियासी दल के लिए सत्ता का राह आसान हो जाता है। अब समझिए, योगी सरकार के करीब 17 परीक्षाएं इसलिए रद्द करनी पड़ी क्योंकि पेपर लीक हो गया। पुलिस भर्ती बोर्ड की बात करें या इस तरह की दूसरी परीक्षा कराने वाली संस्था, पेपर लीक होने से एक भारी भरकम रकम की चपत लगना तय होता है। अब देखिए, पुलिस भर्ती की बात की जाए तो भर्ती बोर्ड को करीब 150 करोड़ का अतिरिक्त भार उठाना पड़ रहा है। इसी तरह का आंकड़ा दूसरे रद्द परीक्षाओं को लेकर भी है। आज की परीक्षा तो संपन्न हो गई, लेकिन अभी 4 और चरणों की परीक्षा को ऐसे ही संपन्न कराने की चुनौती फिलहाल योगी सरकार के सामने बरकरार है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बार कोई चूक नहीं करेगी, क्योंकि ये लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। बहरहाल, चलिए आज हम चर्चा करेंगे इस बात को लेकर कि क्या योगी सरकार रोजी रोजगार को लेकर युवाओं का दिल जीत पाएगी या फिर विपक्षों का दावा उस पर भारी पड़ेगा। जो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, उसकी संपत्ति को जब्त करेंगे और उस संपत्ति को गरीबों में बांटने का कार्य भी करने का कार्य हमारी सरकार करने जा रही है। देखो भाइयों, एक तरफ 2 लाख नौजवानों के लिए नौकरी और दूसरी तरफ याद करिए 2017 के पहले क्या होता था। 2017 के पहले दंगे होते थे, गुंडागर्दी होती थी। रद्द करके चुनाव अत्याधिक होने के बाद फिर परीक्षा नहीं करा, इससे ज्यादा और गड़बड़ियां था। ये सब देखिए, सरकार ने चाहे तहसील हो, थाने हो, चाहे कोई सरकारी कार्यालय, चाहे नौकरियों, बिना पैसे के नौकरियां इसमें नहीं है। 69 जगह अभी तक 10 साल शुचितापूर्ण तरीके से परीक्षाएं प्रारंभ होकर सकुशल तरीके से चल रही हैं। सभी जगह हमारे मजिस्ट्रेट, हमारे पुलिस के अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं। ये पूरी परीक्षा एक लंबी प्रक्रिया के तहत की जा रही है और इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे प्रश्न पत्र का भंडारण, फिर वहाँ से सेंटर पे पहुँचाना, यहाँ बच्चों को का आधार प्रमाणित करना और उसके बाद से सुचारू रूप से परीक्षा कराना। सुना आपने किस तरह से भर्ती परीक्षा को लेकर सख्ती है, अलग अलग बयान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश सरकार के समय होने वाले गुंडाराज और भ्रष्टाचार की बात करते हैं। शिवपाल जी कहते हैं कि ये सब चुनाव का स्टंट है। डीजीपी कहते हैं कि इस बार किसी भी तरह की धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी कुल मिलाकर
एक कोशिश हो रही है और हम भी चाहते हैं, हमने कहा भी पहले कि उम्मीद है कि इस बार लाखों युवा, करीब 45 लाख से ज़्यादा युवाओं ने आवेदन किया है 60,000, करीब 60,000 पदों के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार महिलाओं ने 15 लाख के करीब आवेदन किया है वर्दी के लिए। तो निश्चित तौर पर सिर्फ पुलिस भर्ती की बात ही नहीं की जाएगी, बल्कि और भी जो परीक्षाएं रद्द हुई हैं उसको भी हम चाहते हैं कि वो निष्पक्षता के साथ संपन्न हो जाए। लेकिन इन सब के बीच जब हम अपने खास मेहमानों के पास चलेंगे तो जाहिर सी बात है सियासत भी ज़रूर देखने को मिलेगी, क्योंकि सियासत इसलिए कि देश और प्रदेश में युवा मतदाताओं की संख्या भारी भरकम है और लोकसभा चुनाव में रोजी रोजगार ऐसा मुद्दा बना जिसका सबसे ज़्यादा खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ा। चलिए, हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। धर्मेंद्र सिंह जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आप समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मोहित दीक्षित, नेता कांग्रेस भी जुड़े हुए हैं। मोहित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीपक सोनकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। दीपक, आपका स्वागत है। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सत्तारूढ़ दल का आप पक्ष रखेंगे इस चर्चा में। और विनय तिवारी जी बतौर राजनीतिक विश्लेषक इस चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपके जरिए हम चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। विनय जी, आज पहला सवाल आप ही से कि चलिए, देर आए दुरुस्त आए। हालांकि पहले दिन का ये आज परीक्षा संपन्न हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें गड़बड़ी देखने को नहीं मिली है। खास करके काने और आँख नाक सब हम लोग खोल के बैठे थे कि कहीं से पेपर लीक का मामला सामने नहीं आए। ऐसा नहीं हुआ। इक्के दुक्के मुन्ना भाई और कुछ 3-4 लोगों के गिरफ्तारी की केवल सूचना है। हम चाहते हैं कि लाखों युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ इस बार न होने पाए। देखिए संजय जी, निश्चित तौर पे हिंदुस्तान में खासकर हम अगर इस समय उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो रोजी रोज़गार के समुचित प्लेटफॉर्म होने चाहिए। रोजी रोज़गार अच्छे तरीके से लोगों को मिले, जिस वादे के साथ सरकार आती हैं, और पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि पिछले कुछ सालों में क्या कई सालों से देखते आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि खाली कुछ सालों से है, लेकिन इधर कुछ ज़्यादा ही पेपर लीक और ऐसे जो धांधली के जो है वाक़े 2 दशक से कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं, हाँ, 2 दशक में क्या है कि लोग नई नई टेक्निक हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है उनको लेके, और नई टेक्निक के साथ लोग जो है मुन्ना भाई MBBS की तरह जो है वो मूवी भी देखते हैं, उससे प्रेरित होते हैं और नए नए तरीके निकालते हैं। सरकार भी उस पर ऐसा नहीं है कि उनको लगाम लगाने के लिए कुछ करती नहीं। अभी जब फरवरी में ही आपकी जब परीक्षा ये आयोजित हुई थी तो वो STF और जो लोकल इंटेलिजेंस था एजेंसी, उसकी निगरानी में ये परीक्षाएं हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य कि वो उसमें भी जो है ये परीक्षा लीक हुई। उसके बाद बहुत सारे जो अभ्यर्थी थे उनका पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन हुआ। कई राजनीतिक पार्टियों ने जो है उसमें प्रदर्शन में हिस्सा लिया और अंततः सरकार को जो है झुकना पड़ा और उन्होंने परीक्षा रद्द की। और दोबारा जो है ये 6 महीने के अंदर, हालांकि इतने कम समय में इन्होंने दोबारा जो है परीक्षा आयोजित की है, तब जब जनरल इलेक्शन भी था। जाहिर सी बात है 2 महीने 2.5 महीने जो है जनरल इलेक्शन में भी ये सरकारी तंत्र जो है बिजी रहा होगा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 6 महीने में दोबारा ये परीक्षा आयोजित की है। हम उम्मीद करेंगे कि जो गड़बड़ियाँ फरवरी में हुई थी वो गड़बड़ियाँ कम से कम उनसे सीख लेते हुए सरकार इसमें कोई कोताही न बरते। हालांकि नियम कानून भी उन्होंने कुछ सख्त किए हैं। अब तो नकल करते या करवाने में अगर कुछ लोग पकड़े जाते हैं तो उनको 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। आजीवन कारावास के सज़ा का भी प्रावधान किया है। तो नियम कानून तो सख्त किए ही हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितने अच्छे तरीके से जो नियम कानून बनाए गए हैं वो धारा पे कैसे उतर रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर हमें लगता है कि जो नया कानून यूपी में लागू हुआ है उसके बाद ये पहली परीक्षा होने जा रही है। चौकसी भी ये हद तक देखने को मिली, क्योंकि खुद DGP कमान संभाले हुए नज़र आए, तो हमें लगता है कि मातहत भी होशियार हैं। धर्मेंद्र जी, जी, भाई जाहिर सी बात है,
अब लगता नहीं है कि आप लोगों को इस तरह का कोई मौका मिलेगा कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया? देखिए संजय जी, पहले तो आपको मालूम है, आपने शो भी किया था कि उत्तर प्रदेश में करीब 1 दर्जन नौकरियों की परीक्षा 2017 से लेकर के लगातार लीक हुई है। शायद ही कोई परीक्षा ऐसी रही हो जो सकुशल आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में संपन्न हुई हो। अब सवाल आता है पुलिस भर्ती का। पुलिस भर्ती के करीब 60,000 59,000 कुछ पद हैं, जिसके सापेक्ष ये नौकरियां देने से ज़्यादा प्रोपोगेंडा, चूँकि देखिए लोकसभा के चुनाव में और वैसे भी नौजवान नौकरियों को मुद्दा बना करके लगातार भाजपा को घेर रहा था। केवल राजनीतिक पार्टियां ही नहीं, नौजवान युवा पढ़ा लिखा प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाला, जिसकी लगातार वो फार्म भरता था और फार्म भरने के बाद उसके हाथ कुछ नहीं आता था। तो उसके एवज में नौकरियां देने से ज्यादा इनकी मंशा वो प्रोपोगंडा क्रिएट करना कि हम भर्तियां करना चाहते हैं। लेकिन इनका वादा था 2017 में, इन्होंने वादा किया था, मैं आपको दिलाऊं, इन्होंने कहा कृषि विकास का बने आधार उत्तर प्रदेश के चुनाव में, शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता विस्तार, गरीबी से मुक्ति और भ्रष्टाचार से मुक्ति और हर युवा को रोजगार, ये इनके वादे थे। भ्रष्टाचार क्या स्थिति है, रोजगार की स्थिति में इससे बताऊं, 60,000 जो पुलिसकर्मियों के फार्म आवेदन आए हैं उसमें करीब 42,000 आवेदन केवल उत्तर प्रदेश के नौजवानों को हैं, जबकि काफी लंबे समय तक भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई। तमाम नौजवान ओवर एज हो गए जो कि इस परीक्षा के में फार्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं, उनकी बड़ी संख्या है। बेरोजगारी दर की स्थिति है पिछले 45 सालों में ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर है कि पिछले 45 वर्षों में भारत की बेरोजगारी दर इस स्तर तक कभी नहीं पहुंची। ये एक मैं आंकड़ा बता रहा हूं। पढ़े लिखे बेरोजगारों मतलब पीजी लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट एंड एबव, उसकी स्थिति है कि अब तक हिस्टोरिकल रूप से करीब करीब 2 गुना, जो करीब 5 के आसपास रहा करती थी वो 9 के आसपास पहुंच गई, करीब करीब 2 गुना। और जिसमें तमाम ऐसे संस्थान आईआईटी और एम्स आईआईएम्स जैसे संस्थानों में भी नौजवान जो पढ़ लिख करके, जिसको कि गारंटी माना जाता था कि जॉब गारंटी है इन संस्थानों में प्रवेश पाना है, वहां भी बड़ी संख्या में बेरोजगार है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, कहीं साफर नहीं आ रहे। ये स्थिति हिंदुस्तान के अंदर है, कहीं बाहर नहीं जी। अब सवाल आता है कि इन्होंने किया क्या या करना क्या चाहते हैं। इसकी शुचिता की जहां तक बात है, देखिए शुचिता में ईमानदारी से कर रहे होते तो इसके पहले की एक भी परीक्षा लीक न होती, लेकिन अब इसमें प्रोपोगंडा करें। अभी तो पहली परीक्षा आज पहले दिन की हुई, अभी कई चरण परीक्षा होनी है जी। इनकी मंशा धीरे धीरे आने वाले समय में साफ हो जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके अंदर प्रोपोगंडा करके पीछे क्या खेल करना चाहते हैं, ये तो आने वाले समय में नियत इनकी दिख जाएगी क्या करना चाहते हैं। सच में भर्तियां करना चाहते हैं कि नहीं, फिर कोई आरोप प्रत्यारोप किसी पे लगा करके इसको निरस्त करके ये दिखाना चाहते हैं हम तो भर्ती करना चाह रहे हैं। भाई ये तो चूंकि जो परंपरागत तरीके से जिसका जो व्यवहार रहा है, जो प्रक्रिया रही है, तो आने वाली पीढ़ियां तो उसी से देख करके आपके किसी के का जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन उसके पिछले कार्यों से ही होता है। उसी तरह सरकार जो पिछले कुछ सालों से काम करती आई है, नौकरियों के प्रति उसका क्या नजरिया रहा है, नौजवानों के प्रति क्या रहा है, किसानों के प्रति क्या रहा है, तो उसको देख करके तो असेसमेंट किया जा सकता है कि इनके अंदर सोच क्या रही होगी। भाई इन्होंने वादा किया था किसानों कर्ज माफ करने का, आय दोगुनी करने का, 2 लाख रुपए 15 लाख रुपए खाते में देने का, 2 करोड़ रोजगार देने का, उत्तर प्रदेश में 30 लाख लोगों को नौकरी देने का, 1.5 लाख पुलिसकर्मियों की नौकरी। इन्होंने कहा था साल भर के अंदर हम जो रिक्त पद है भर देंगे। आखिर 22 से लेकर के हमको लगता है आधा कार्यकाल तो ये भी बीत गया है। अब इस 69,000 की भर्ती में क्या कुछ होता है आने वाले समय देखेंगे। चलिए, लेकिन मुख्यमंत्री का बयान आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा था कि 2017 के पहले क्या स्थिति थी, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी। देखिए संजय जी, बस 10 सेकंड लूंगा, बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। अब ये सही है विकास के साथ नौजवानों को नौकरी, देखिए इन नौजवानों को नौकरी देने की नीयत नहीं है। देखिए तमाम सरकारी पदों पे प्राइवेटाइज कर दिया इन्होंने, संविदा में, संविदा का मामला अलग है, लेकिन ये जो 69,000 की भर्ती निकाले हैं, इसके 60,000 की, इसके पीछे भी मंशा ये है कि देखिए 10 सीटों को उपचुनाव है। भारतीय चुनाव आयोग ने तमाम राज्यों की घोषणा किया चुनाव तिथियों की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं थी कि चुनाव 10 सीटों में किस मुंह से जनता से मांगेंगे वोट, इसलिए लगातार लेट कर रहे हैं कि हो सकता है इसी बहाने से बरगलाने का मौका मिल जाए। अच्छा चलिए ठीक है। मोहित, आवाज आ रही है? मोहित, आवाज आ रही है? जी जी मोहित भाई, आप लोग तो रोजी रोजगार का सवाल उठा रहे हैं और योगी सरकार धड़ाधड़ नौकरी देने पर आमादा है,
एक तरफ स्वरोजगार मेला चल रहा है, मुख्यमंत्री जिलों जिलों में जा रहे हैं, दूसरी तरफ अब एक एक करके जो परीक्षाएं रद्द हुई थी उसको शुरू करने की कवायद भी चल रही है। पुलिस भर्ती की प्रक्रिया आज से शुरू भी हो चुकी है। संजय भैया, पहले तो आपको नमस्कार और मेरे साथियों को और आपके दर्शकों को नमस्कार जी, शुक्रिया। संजय भैया, जब ये भर्ती की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमको पहले तो ये दो चीजें पर प्रश्न चिन्ह है हमारा कि पहले तो जो पुरानी परीक्षा थी, लीक हुई थी, उसकी कार्रवाई कितनी हुई ये तो आप भी जानते हैं और ये उत्तर प्रदेश में रहने वाला हर छात्र जानता है। किस स्तर पे कार्रवाइयाँ हुई हैं और कौन कौन लोग क्या किस तरीके से पकड़े गए, क्या हुआ, कुछ भी अभी तक उसको लेकर के कोई चीज स्पष्ट नहीं है। अगर वो प्रक्रिया 6 महीने बाद दोबारा होती है, दोबारा हमारे छात्र उन्हीं मुसीबतों को झेलते हुए परीक्षा केंद्रों पर पहुंचते हैं, उसके बाद सबसे बड़ी चीज तो आज जो ये उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है कि परीक्षा कराने के बाद जो नियुक्तियां देगी उसमें आरक्षण विधि का पालन विधि के अनुसार करेगी या फिर उसके बाद भी छात्रों को अपने हकों के लिए न्यायालयों के दरों पर जाना पड़ेगा। जिस तरीके से अभी हमने शिक्षक भर्ती में देखा, जब वो मांगे ले जाएंगे मुख्यमंत्री के पास या विधानसभा में कहीं पर भी तो वहाँ पुलिस के द्वारा डंडे खाएंगे, ये पुलिस की भर्ती करने वाले नौयुवक, या इनकी बातें सुनी जाएंगी जिस तरीके का हमने शिक्षक भर्ती में देखा। तो आगे इनकी राह कितनी स्पष्ट है नौकरी देने को, ये तो अभी हालिया शिक्षक भर्ती में जो देखा गया आरक्षण की अनियमितताएं बरतने के बाद किस तरीके से जीता गया चुने ये जो न्यायालय के माध्यम से जंग जो जीती है अभ्यर्थियों ने, और उसके बाद भी जो नौकरी पा गए दुविधा में बेचारे कि अभी भी नौकरी में है या नहीं है, ऐसा ही पुलिस भर्ती में होगा या नहीं होगा इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि ये सरकार कभी भी नौकरी या रोजगार देने की मंशा से रही ही नहीं है, चाहे ये उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, ये केवल और केवल पूंजीपतियों के लिए सोचने वाली सरकार है। ये हर चीज को प्राइवेट करके अपने से पल्ला झाड़ने वाली सरकार है। तो इनकी मंशा देखते हुए मुझे तो नहीं लगता है कि ये जिस तरीके से राजनीति के तहत जब इनको लगा कि 2024 का जो चुनाव है उसमें जो ठगे गए थे पुलिस भर्ती में पहले द्वारा, उन्होंने उनको मैंडेट दिया कि उत्तर प्रदेश में आज इनकी स्थिति दिख रही है, उसका आकलन हमें आपको करने की जरूरत नहीं है, ये तो खुद ही सर फटौल चल रहा है इनका आपस में। तो उसके बाद आज स्थितियां ये कि पेपर एन जल्दी करा रहे हैं, उसके बाद जो भर्ती की मंशा है, मैंने वही प्रश्न फिर से बोल लूंगा, अगर दोबारा रिपीट करूंगा कि आरक्षण को लेकर के जिस तरीके से इनकी सोच रही है, जिस तरीके से अनियमितताएं लगातार बरतते रहे, वो आगे भी बरतेंगे नहीं बरतेंगे? आगे भी अभ्यर्थी लाठी खाएंगे क्या पुलिस की? अपनी हकों को मांग कर जायज कर मांगों के लिए लड़ेंगे क्या? वो इनकी सुनेगा कि नहीं सुनेगा? तो ये भविष्य के गर्त में है और ये संदेह है हमारा। आशा करेंगे कि इन तरीकों इन सब चीजों की समस्याएं हमारे अभ्यर्थियों को ना झेलनी पड़े और जल्दी से जल्दी जितना अतिशीघ्र इनको नौकरियां मिले, ये ज्वाइनिंग करें। चलिए ठीक है। दीपक जी, आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज आपको आ रही है? जी 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 भाई, आपने धर्मेंद्र जी को भी सुना, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मोहित दीक्षित प्रवक्ता कांग्रेस को सुना। रोजी रोजगार की आपकी मंशा नहीं है और अभी भी इनको अंदेशा है कि यह परीक्षा वाकई रोजी रोजगार देगा युवाओं को या फिर लाठियां चलेंगी। देखिए संजय जी, लाठियां कहाँ चली थी मैं मोहित जी को स्पष्ट नहीं सुन पा रहा था, मगर इतना जरूर समझ में आया जो आपने सवाल किया लाठी वाला जी। ये राजस्थान के युवाओं पर किस प्रकार से लाठियां चली थी वो तो हमारे मोहित भाई भी बेहतर रूप से जानते हैं। पहले आवाज सुन लें, दीपक क्या बोल रहे, ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होती है। हाँ चीन बोलिए, दीपक बोले। इन्होंने कहा राजस्थान की लाठियों को शायद मोहित भाई ने देखा नहीं होगा, जो रोजगार युवा रोजगार की मांग कर रहा था तो उसके ऊपर कैसे लाठियां बरसाई गई थी, वो दृश्य भी मोहित भाई ने देखा होगा। धर्मेंद्र भाई बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बड़े भाई हैं हमारे, इन्होंने बहुत सकारात्मक रूप से एक बात कही, जो जिसके व्यवहार में होता है
उसके पिछले कार्यकाल से ही उसकी छवि निकाली जाती है, माने उसकी पृष्ठभूमि निकाली जाती है। 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की क्या छवि थी? आप रोजगारी की बात कर रहे हैं, 2012 से 17 तक कितने लोगों को रोजगार दिया गया? मात्र केवल 1.5 लाख लोगों को। 2012 से 17 तक भर्तियां किस प्रकार से होती थी? अखिलेश यादव जी के आवास से आने वाली सूची से। किस प्रकार से होती थी? शिवपाल यादव जी के आवास के आने वाली सूची से। जो उस जीत के लिए जो उसका अधिकार रखता, उस व्यक्ति से अधिकार छीनने का काम 2012 से 17 तक किया गया। आपने भ्रष्टाचार की बात करी, बहुत अच्छी बात करी। हमें तो ये भी समझ में आया कि गोमती रिवर फ्रंट के अंदर कितना बड़ा घोटाला किया गया, लैपटॉप के अंदर कितना घोटाला किया गया। ये सारे बच्चों के साथ जो घोटाले की बात करी, एक बात आपने और कही कि सरकार इसका प्रोपोगंडा करती है। धर्मेंद्र भाई, चुनाव तो हर समय होते हैं, कभी आज इस समय उपचुनाव होगा, आगे समय विधान परिषद का चुनाव होगा, कभी राज्यसभा का चुनाव होगा, कहीं किसी राज्यों में विधानसभा का चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सकारात्मक साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के संकल्प के साथ चलती है कि कैसे अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति भी सशक्त हो और कैसे निश्चित तौर पर पारदर्शिता से कोई परीक्षा हो, जिसका जो अधिकार है उसको मिले, जो उसके लिए एलिजिबल है उसको मिलना चाहिए। ये 12 से 17 तक बेरोजगारी दर की आप कौन से डाटा के साथ बता रहे हो? आप एक बार गूगल चेक कर लो कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो बेरोजगारी दर थी वो 2% से ज्यादा घटने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया। ये आप एथेटिक बात करिए, ये सिर्फ से मत बताइए। दूसरी बात, आज उत्तर प्रदेश के अंदर संकल्प के साथ बहुत सारे, संजय जी, हमने भी बहुत युवाओं के प्रकल्प देखे होंगे जो छोटे छोटे मुद्रा योजना के माध्यम से लोगों ने अपने व्यापार को बड़े उद्यमी के रूप में बनाया है। चाहे वो किसी को अपने बड़े उद्योग लगा के बनाया हो, कहीं वो स्टार्टअप व्यापार के माध्यम से बनाया हो। तो लोग आज सरकार से अपना व्यापार करने के लिए मुद्रा योजना है, बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, और किस प्रकार से जो रोजगार मेले चल रहे हैं। आज इसी रोजगार मेले के अंदर बहुत सारे जो उद्यमी है, जो युवा वर्गीय है, आज बड़े व्यापारी का संकल्प लेने का काम कर रहे हैं। ये मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया है। तो ये सारी चीजें आज समझ में आती है और आज उत्तर प्रदेश बदलते प्रदेश की तरफ है। आपने ठीक बात कही, पुरानी छवि को उठा के देखिए, यही उत्तर प्रदेश था। इसी उत्तर प्रदेश के लोग माफियाओं को, अपराधियों के नाम से जाना जाता था। यही उत्तर प्रदेश के लोग जब किसी प्रदेश में जाने जाते थे तब कहा जाता था, अरे भैया भाई उत्तर प्रदेश से आए हो, जहाँ इस प्रकार के अपराधी रहते हैं, जहाँ मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी रहते हैं, जहाँ अतीक अहमद जैसे अपराधी रहते हैं, जहाँ बड़े बड़े मुजफ्फरनगर जैसे दंगे कराते हैं, जहाँ सरकार आतंकवादियों की FIR। उत्तर प्रदेश के विषय में चर्चा थी और आज उत्तर प्रदेश की ये चर्चा है कि वही उत्तर प्रदेश है जहां कानून व्यवस्था है, जहां उत्तर प्रदेश का युवा सुरक्षित है, आज माँ बहने बेटी सुरक्षित है। ये उत्तर प्रदेश का संकल्प बदलने का काम किया। आपने शिक्षा की बात करी थी, यही देख लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर आज कितने मेडिकल कॉलेज, कितने IIT कॉलेज, कितने अच्छी व्यवस्थाओं को करने का काम किया। तो ये उत्तर प्रदेश का बदलाव है। ठीक बात है, ये पिछले कार्यकाल से ही आपकी कल्पना हो रही है। चलिए धर्मेंद्र जी भाई जवाब दे दीजिए। बहुत देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी सुन रहा था, बड़ा लंबी चौड़ी बात कर रहे थे, लेकिन इन्होंने एक बार भी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लीक होती नौकरियों पर इनकी जबान नहीं खुली। 12 से 17 की बात कर रहे थे, मैं हर बात इनकी 4-5 बिंदु जो इन्होंने महत्वपूर्ण उठाए हैं मैं बताऊंगा। जवाब दीजिए। देखिए, चाहे अवर अभियंता रहा हो, PWD, सिंचाई, लघु सिंचाई और जल निगम से लेकर के प्रवक्ता भर्ती हो, चाहे 12-13 से लेकर के आगे से हमारे कार्यकाल में 12 से 17 के प्राविधिक सहायक, राजकीय महाविद्यालय, चिकित्सा अधिकारी, सहायक अभियोजन अधिकारी, अपर सबऑर्डिनेट, राज्य प्रवर अधीनस्थ कृषि अधिकारी, खाद्य विभाग, राजस्व विभाग, RO, ARO, लोअर PCS, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी सहित एक लंबी फेहरिस्त है जो हमारे कार्यकाल में सुचारू रूप से भर्तियां हुई। ये ठीक है, आप आरोप लगाते हैं रिवर फ्रंट है और ये भर्ती, आप जांच करिए, कार्रवाई करिए अगर आपको कहीं गलत लगता है तो। यहां तो आप पकड़ के नौजवानों को नौकरी नहीं दे रहे हैं। उद्देश्य होना चाहिए नौजवानों को नौकरी देने का। अगर कहीं कोई एरर होता तो उसकी भारत के संविधान में व्यवस्था है, उसकी जांच की व्यवस्था है, उसकी हम बात नहीं करते हैं। लेकिन आपकी नीयत नौजवानों को नौकरी नहीं देने की है। आज देखिए पुलिस भर्ती की बात है, मैं उसको आने के बाद इनके सवालों का जवाब दूंगा। जो अव्यवस्था देखने को मिली, संजय जी आप वीडियोज देखेंगे तो आपको भी शर्मसार होना पड़ेगा कि हम 21वीं सदी में क्या स्थिति। रेलवे के शौचालयों में बच्चे खिड़की के रास्ते से घुस करके बैग फेंक करके वो यात्रा कर रहे हैं, जमीन पर प्लेटफॉर्म पर सो रहे हैं,
मैं आपको एक वीडियो आया हुआ है, आप द्रवित हो जाएंगे। उसकी माँ का फोन आता है बच्चे के, और उसने कहा अम्मा हमने 50 रुपए में खाना खा लिया, 500 रुपए में होटल का कमरा मिल गया है, मैं जा रहा हूं सोने, आप परेशान मत होइए। और सच क्या रहता है, 5 रुपए का बिस्कुट खा करके प्लेटफॉर्म पर सो रहा है, ट्रेन के बाथरूम में यात्रा कर रहा है। यह व्यवस्था इन्होंने इतने दिन से तैयारी के बाद पुलिस भर्ती में ये कर रखा है। आप रही 12 से 17 की बात कर रहे थे, काम की, हमारे तो काम से ही नौजवान जानता है। अखिलेश यादव जी के विजनरी सोच से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लखनऊ से नोएडा तक देख डालिए, आप बता नहीं पाओगे, भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए नहीं है कि उन्होंने क्या किया है। इंडस्ट्री सेक्टर देख लीजिए, चाहे लखनऊ के अंदर सर्विस सेक्टर की कंपनियां हो, चाहे नोएडा के अंदर सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियां हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में लाखों नौजवानों को रोजगार देने की बात रही हो, चाहे लैपटॉप में आप कह रहे थे, लैपटॉप की, अगर अखिलेश यादव जी का लैपटॉप आज भी दिख रहा है, शायद आपके बांटे हुए जो छोटे छोटे आपने दिया है उसका कोई यूज नहीं हो रहा है। कोविड के दौरान संजय जी आपको याद होगा, जब अचानक इन्होंने मनमाना फैसला ले लिया एक दिन के अंदर कि सारे संस्थान बंद हो जाएंगे, ऑनलाइन पढ़ाई की बात आई, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी की विजनरी सोच थी कि जो लैपटॉप उन्होंने बांटा था, वहीं एक एक लैपटॉप पे 10-10 नौजवान एक गांव में बैठ करके पढ़ाई करता था। वो सूचना संचार कान से जोड़ने का उस समय उन्होंने भविष्य दृष्टा के रूप में काम किया। वो नौजवानों को काम दिया, एकदम जो थम सिज गई थी उसमें उनको थोड़ा सा जो है रिलीफ देने का काम किया। अगर वो न बटा रहा होता, उसमें आप हंसते थे कि लैपटॉप कहां बांट देंगे, बांट के दिखाया। अगर भ्रष्टाचार था आप जांच करिए, इतने साल से क्यों नहीं, हम कहां डरने वाले हैं, कोई उसमें कमी नहीं हो। आज भी हमारे लैपटॉप बांटे हुए आज भी चल रहे हैं। और आप लगता है कि 2 से 3 साल तक ही बटा था लैपटॉप, उसके बाद तो शायद योजना जो भी हमने बांटा था उसके बाद ये लोग आपत्ति और आरोप लगाते थे डिप्लोमेट, लेकिन उसने अब तक, अभी भी आप देख सकते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी दिए हुए लैपटॉप अब तक चल रहे हैं और नौजवानों को काम आ रहे हैं। कई लोगों ने अभी मैं आपको थोड़े दिन पहले मैं बता दूं, एक नौजवान ने एक वो अलॉट लिया एक सर्विस सेंटर, और उसको जो है जब हमको उद्घाटन करने के लिए बुलाया था तो गर्व से सीना चौड़ा हो गया कि आदरणीय अखिलेश यादव, जब बटन दबाया गया तो अखिलेश यादव जी का दिया हुआ लैपटॉप था वो उसमें फूटे और संचारित हो रहा था। अभी रिसेंटली बात मैं बता रहा हूं, ये स्थिति रही। दूसरी बात ये जो कह रहे थे भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है, भ्रष्टाचार तो चरम पे है। आपके यहाँ इंस्पेक्टर दीवाल कूद के भाग जा रहा है अधिकारी के छापा मारने। संजय जी आपको भी आज ही कल में आपने खबर पड़ी होगी, एक डीआईजी साहब छापा मारने जाते हैं, दरोगा सहित थाना ही गायब हो जाता है जिस थाने पर छापा मारते हैं, और वहां से लाखों रुपया बरामद करते हैं कि गाड़ियों की लिस्ट आती है। आपके यहाँ एसपी सालों साल, पहली बार रहा होगा देश के इतिहास में कोई आईपीएस उत्तर प्रदेश में पोस्ट हो, कप्तान जैसे पोस्ट हो, और उसके बाद उसी जिले से उसको फरार घोषित करना पड़ा हो, इनाम हुआ, इनामी रहा। तो ये तो स्थिति है। वाराणसी में तो एक असली दरोगा नकली दरोगा लुटेरों की एक गैंग बना करके लूट करता हुआ पकड़ा गया। तो आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, आपके यहाँ तो भ्रष्टाचार चरम पर है। मैं क्या, आपके लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ जी के साथ 5 साल कैबिनेट के मिनिस्टर रहे, उन्होंने कहा कि मैंने जीवन में इतना बड़ा भ्रष्टाचार तो देखा ही नहीं। तमाम विधायकों ने आरोप लगाया, मंत्री लगा रहे हैं। अभी आपके संजय निषाद जी ने कहा कि हम तो केवल 100 पीस रह गए, कोई सुनता ही नहीं, भ्रष्टाचार चरम पर है। न थाने पर सुन रहा है, न तहसीलों में सुन रहा है, न जिले पर कोई सुन रहा है। तो फिर कम से कम आप बोलने के पहले, उंगली उठाने के पहले एक तरफ बार देख लीजिए। लगातार डबल इंजन की, ट्रिपल इंजन की, आपने जो मांगा जनता ने दे दिया था, कुछ सोच करके दिया था, लेकिन आप खरे नहीं उतरे, इसलिए लोकसभा के चुनाव में आपको वापसी का रास्ता दिखा और आगे सारे चुनाव में दिखाएगी। वो तस्वीरें वाकई मार्मिक होंगी, लेकिन सवाल ये नहीं है। हम और विनय जी भी जब परीक्षा देने जाते थे ना, तो इसी तरह की स्थिति रहती थी। हालांकि योगी सरकार ने तो मुफ्त कर ही दिया था यात्रा। चलिए दीपक जी कुछ कहना चाह रहे होंगे, जरा जवाब ले लें दीपक। भाई ने काम की बात करी और इसी काम का जवाब ये नारा लगता था, काम बोलता है, उसका काम बोलने का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ने 17 में दे दिया। दूसरी बात इन्होंने भ्रष्टाचार की करी, जो अखिलेश जी के काम गिनाए। क्या अखिलेश जी के काम थे? अतीक अहमद जैसे अपराधी को संरक्षण देना, उसको सांसद बनाना, उसको विधायक बनाना, मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी को मंचों पर बैठाना, मुजफ्फरनगर के दंगइयों को अपने मुख्यमंत्री आवास में दावतें खिलाना, ये अखिलेश यादव जी के काम थे। ये अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश की जनता को दिया है। क्या दिया था? अपराध। यही उत्तर प्रदेश था जहां 6 बजे के बाद व्यापारी अपनी दुकान बंद करके भाग जाता था, सोचता था कि किसी पुलिया पे खड़े हुए समाजवादी पार्टी के गुंडे कहीं मुझे लूट ना ले। ये उत्तर प्रदेश के अंदर था। यही उत्तर प्रदेश को आपने दिया
जो उत्तर प्रदेश की गाड़ी कमाई जनता को सैफई मौसम में उसकी गाड़ी कमाई को बर्बाद करने का काम किया। ये काम बोलता है, यही काम बोलता था, इसी काम का जवाब आपने दिया। और आप अंतर समझिए हमारे धर्मेंद्र भाई की बातों का कि लैपटॉप तो बहुत अच्छा होता मगर टैबलेट अच्छा नहीं होता। भाई आप बहुत डिजिटल है, बहुत अनुभवी है, टैबलेट किसी काम का नहीं है मगर लैपटॉप काम का है। बहुत आप सेंस रखते हैं। आज ज्यादातर युवा आज टैबलेट का प्रयोग कर रहा है, ज्यादातर युवा उस टैबलेट के माध्यम से अपने आधुनिक चीजों का प्रयोग कर रहा है। और यही उत्तर प्रदेश का संकल्प है, जहां आज बेसिक विद्यालय में भी प्रोजेक्टर से पढ़ाई हो रही है। यही बेसिक विद्यालय की कुर्सियों में विद्यालयों में गाय भैंसे बांधी जाती थी। ये बदलाव उत्तर प्रदेश के अंदर दिखा है। ये काम क्या था 2012 से 17 का, ये काम बोलने का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है। ठीक है विनय जी, धर्मेंद्र जी आते हैं, जरा विनय जी से एक सवाल ले लें फिर आपके पास चले आते हैं। विनय जी, ये सब जो बातें हो रही है ना, चाहे वो धर्मेंद्र जी ताकत लगा रहे हैं या दीपक ताकत लगा रहे हैं या मोहित दीक्षित जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये सिर्फ यूथ को अपने तरफ करने की एक हमें लगता है कि पहल के रूप में देखा जा सकता है। हम तो चाहते हैं अभी 4 चरण की परीक्षा और है, इसी तरह से पारदर्शिता हो। आज मुझको बहुत सुकून था क्योंकि मैं सुबह से ही परेशान था, अपनी पूरी टीम को कह रहा था कि पल पल की नज़र रखना, कहीं से एक आएगा सगुफा। हालांकि धर्मेंद्र जी के जो पूर्व मंत्री थे यासिर साहब, उन पर FIR भी हो गया, एक अफवाह चल भी पड़ी थी व्हाट्सएप पे, जैसे ही आया हमने देखा कि आए फिर पेपर लीक हो गया। लेकिन चलिए शुक्र है वो नहीं हो पाया। दरअसल देश में ना 1.84 करोड़ युवा वोटर हैं और यूपी की बात कर ली जाए तो करीब करीब नए सब जोड़ जाड़ के हमें लगता है कि 25-30 लाख के आसपास होंगे ही, है ना। तो ये निश्चित तौर पर एक जो बड़ा मुद्दा था रोजी रोजगार का, हालांकि अब धर्मेंद्र जी और मोहित दोनों को ये स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी क्योंकि योगी सरकार लगातार रोजी रोजगार को लेकर के काम कर रही है, क्योंकि कमियां जो थी लोकसभा चुनाव में उसके समीक्षा बीजेपी भी कर रही है जिस तरह से इन लोग कर रहे हैं। देखिए संजय जी, धर्मेंद्र जी और मोहित जी और दीपक जी भी जो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, जो कि एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोई आश्चर्यजनक चीज़ है वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं। 2 विपक्षी पार्टियों के जो है प्रवक्ता हैं तो सरकार की आलोचना तो वो करेंगे ही, और सोनकर जी अपनी जो है सरकार की जो है बातें रख रहे हैं। लेकिन देखिए मूल चीज़ें क्या है, 2-3 बातें जो हमें यहाँ पे समझ में आई कि जैसे मोहित जी अभी आ जाएंगे आपके बस एक मिनट दे दीजिए, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कांग्रेस का एक आरोप था कि ये जो भर्तियां हो रही हैं, परीक्षा हो रही हैं, अब उसमें आरक्षण को लेके कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। ठीक है ना, ठीक है, अगर गड़बड़ी होती है तो आप लोग तो है ही हैं, अब मजबूत विपक्ष है पहली चीज़ तो जाहिर सी बात है वो गड़बड़ी नहीं होने देगा। दूसरी चीज़, अब चूँकि मिली जुली सरकार है सेंटर में, अब आप लोग आवाज़ उठाते हैं, उससे पहले उनके सरकार के जो सहयोगी हैं वही आरक्षण के ऊपर सवाल उठा देते हैं। तो इससे ही आपको कम से कम संतुष्टि मिलनी चाहिए कि अब मनमानी तो नहीं चल सकती है भाजपा की। ठीक है। और दूसरा भाई धर्मेंद्र ने बोला कि ओवर एज, देखिए ओवर एज ये जो पुलिस भर्ती जो हुई है, जो रद्द हुई थी फरवरी में, उसमें किसी एज को लेके कुछ क्राइटेरिया कोई चेंज नहीं किया गया है। जो अभ्यर्थी फरवरी में जिनकी परीक्षा निरस्त हुई थी वो अगर इधर 6 महीने में ओवर एज हुए होंगे तो ऐसा नहीं कि उनको हटाया गया, वो वही सारे के सारे लोग जो है वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। हाँ, पहली जो परीक्षाएं जो रद्द होती थी उनमें अगर उसके बाद 1-2 साल बाद परीक्षा आयोजित होती थी, नो डाउट वहाँ पे दिक्कतें होती थी और उसको नकारा नहीं जा सकता है। तीसरी चीज़ जो कन्वेंस को लेके धर्मेंद्र जी ने बताया था, देखिए इस सरकार ने कुछ न कुछ तो जो है इस बार जो है व्यवस्था की है। आप एडमिट कार्ड दिखा के जो है बसों में निःशुल्क जो है यात्रा कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा समुचित और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर दी हैं, लेकिन जो की हैं उनकी सराहना तो की ही जानी चाहिए। दूसरी चीज़ एक ये है कि जो एक मेन मुद्दा किसी भी काम पे जो आ जाता है कि ये अब भर्ती जो इस समय परीक्षा चल रही है, चुनाव है, 10 उपचुनाव है, उसके लिए देखिए हर एक काम को चुनाव से जोड़ना ठीक नहीं है, तब जब हिंदुस्तान में हर 2 महीने में कोई ना कोई एक चुनाव होता है। सही बात है। इसका तो एक सही तरीका एक यही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, या तो ये सारी पार्टियां उस पर राजी हो जाएं और सारे चुनाव एक बार, उस पर भी राजी नहीं होना है
और हर 2 महीने अगर ये अभी 10 जो उपचुनाव थे अगर ये हो जाए तो भी महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव आ जाएगा, उसके बाद फिर किसी और प्रदेश का चुनाव आ जाएगा। हर 2 महीने में तो चुनाव हो रहे हैं, तो इसलिए जो भी काम हो रहे हैं वो किसी भी सरकार के लोग अगर कर रहे हैं, चाहे वो भाजपा शासित सरकार कर रही है या गैर भाजपा सरकारें कर रही हैं, उनको चुनाव से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। हाँ, अब ये दूसरा चीज़ है, चूंकि अब राजनीतिक पार्टियां हैं तो अब ये तो लग ही रहा है कि जो ये भर्ती निकाली गई हैं वो योगी का दांव, ये मास्टर स्ट्रोक शायद काम कर रहा है, क्योंकि हमारे दोनों साथी धर्मेंद्र जी भी और मोहित जी जिस तरीके से अपना वक्तव्य रखे हैं, उनको इस चीज़ का अंदेशा है कि आने वाले चुनाव में इसका क्रेडिट भाजपा उठाएगी। जी निश्चित तौर पर, क्योंकि अभी हाल ही में अब 10 रिक्त विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है। इसके बाद 2027 का रण तैयार हो रहा है देश के सबसे बड़े सूबे का। मोहित भाई, अंदेशा हर चीज़ में क्यों? हम तो कहते हैं जो जनहित में काम हो रहा है वो सकुशल संपन्न हो जाए, हम तो यही मनाते हैं। उस पर सियासत ना होने पाए, ना कोई कमियां दीपक जी की ओर से रहे और ना आपको कुछ बोलने का मौका मिले और आप कुछ ना बोलें, अगर दीपक जी सकुशल संपन्न कराते चले जा रहे हैं तो। दीपक जी के कहने का अर्थ है बीजेपी। नहीं, बिल्कुल आपको आशंका वाली कोई बात नहीं है। आशंका तो मंशा तो होती है ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। जब आपकी मंशा आरक्षण के साथ खिलवाड़ करने की हो, चाहे वो शिक्षक भर्तियों में हमने देखा ना, लगातार संघर्ष बन रहे हमारे अभ्यर्थी, चयनित होने के बाद भी उसके बाद भी वो मांगे रखते रहे अपनी, उसको लेकर सरकार लगातार उसको लेकर के, चाहे योगी सरकार हो, उसको लेकर के हमेशा उदासीन रही और इतनी रही कि उसने उन लोगों पर मांग करने वालों पर पुलिसिया लाठी भी बरसाई। इको गार्डन में कितने दिन तक रहे। न्यायालय ने आखिरी में जाकर के फैसला दिया और वो भर्ती प्रक्रिया जो चयनित अभ्यर्थी थे उनको पुनः चयनित करने, पुनः उनको नौकरी देने के लिए कहा गया। तो बात वही पर आती कि आपकी जो मंशा है वो नौकरी देने की है या केवल और केवल एक एग्जाम करा करके खिलवाड़ करने की है। उसके बाद की प्रक्रिया क्या न्यायालयों के उसमें झमेले में अभ्यर्थी फंसा रहेगा या उससे उबर करके वो अपने घर गृहस्थी चलाने के लिए अपने रोजी रोजगार की। अच्छा, तो मोहित जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जानबूझ करके सरकार ऐसी रणनीति पर चल रही है कि हम रोजगार देना भी चाहते हैं और रोजगार नहीं भी देंगे? बिल्कुल मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ये विचारधारा आरक्षण के साथ खिलवाड़ करने वाली है। ये अगर ना होता तो जिस तरीके का भी हमने शिक्षक भर्ती में देखा, जो प्रक्रिया देखी, जो पैटर्न देखा, क्या आज की तारीख में आज वो शिक्षक जो चयनित होने के बाद भी नौकरी पा करके घरों पे अपनी रोजी रोजगार देना चाहिए था, उनको आज त्रिशंकु बना दिया। वो आज बता नहीं सकते उनका स्टेटस नौकरी मिली हुई है या नौकरी में नहीं मिली हुई है। आज स्थितियां ये है उनके परिवारों के साथ। क्या पुलिस की भर्ती में अभ्यर्थी जो चयनित हो जाएंगे वो भी उसी तरीके की चीजें झेलेंगे या अपने घर की रोजी रोजगार चलाएंगे जाकर के? चलिए दीपक से जवाब लेते हैं। दीपक, क्यों नहीं, एक चीज और। हाँ बोलिए। आज दीपक जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है वो लगातार इस चीजों पर बात नहीं कर रहे हैं। वो इधर की उधर की, अखिलेश की, 2012 की। अरे आज जो भर्ती आपने निकाली है, आप क्या आश्वस्त करके जाएंगे कि आरक्षण का पूरा पालन किया जाएगा? हमारे अभ्यर्थी चयनित होने के बाद न्यायालयों में दर नहीं भटकेंगे अपनी मांगों को लेकर के। वो अगर मांग लेकर के आएंगे तो उनके पुलिसिया डंडे नहीं पड़ेंगे। जो पिछला आपने चुनाव से पहले जो भर्ती निकाली उसमें कितने लोगों को जेल में भेजा, लीक कराने वाले कितने लोग थे, कितने पकड़े गए, क्या कार्रवाइयां हुई? आज तक कुछ भी उसके बारे में नहीं मालूम पड़ पाया है। आज दोबारा परीक्षा कराने की स्थिति आ गई है, लेकिन पहले परीक्षा न करा पाने वाले आरोपी आज तक नहीं सामने आए हैं। बेटी राम जैसे लोग अभी भी विधायक बने घूम रहे हैं। तो क्या ये आपके साथी लोग जो घूम रहे हैं विधानसभा में बैठ करके, क्या उनके साथ संबंध आज भी उजागर कर रही है? तो आज की जो माफियाओं के साथ, नकल माफियाओं के साथ जो आपकी गठजोड़ है, जो सत्ता की साठगांठ है, वो आज तक नहीं उजागर हो पाई पिछली परीक्षाओं को लेकर के। तो आगे भी आप निष्पक्ष रह पाएंगे, इसका क्या आश्वासन दे पाएंगे आप? चलिए ठीक है दीपक जी। भाई मोहित जी कह रहे हैं नकल माफियाओं के साथ जो आप लोग का साठगांठ है उसकी वजह से एक संशय की स्थिति पैदा हो रही है।
हालांकि ये बात अलग है कि जिस तरह से 69,000 शिक्षकों के हालत हैं, आज बेचारों को धरना स्थल से उठा करके दूर भेज दिया गया, क्योंकि एक तरफ रोजगार देने की बात थी, दूसरी तरफ रोजगार पाए हुए लोग बेरोजगारी के दंश झेलने को मजबूर हो गए हैं। ये स्थितियां क्यों आ रही हैं दीपक जी? दीपक, आवाज आ रही है? ठीक है, दीपक जी से संपर्क करने की कोशिश की जाए। तब तक धर्मेंद्र से ही सवाल ले लेते हैं। धर्मेंद्र, विचित्र विडंबना है, एक तरफ युवाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिला पुलिस भर्ती को लेकर के, वहीं 69,000 शिक्षक अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए संजय जी, जब आपकी नीयत साफ नहीं होगी और हेरा फेरी करना चाहेंगे तो आपको इसका सामना करना पड़ेगा। अगर सरकार की नीयत साफ होती तो पहले ही बार में जो हार्ड एंड फास्ट रूल था, पदों के सापेक्ष कितने आरक्षित होने चाहिए थे, सुप्रीम कोर्ट की, भारत सरकार की, भारत के संविधान की क्या मंशा है, उसके अनुरूप अगर आरक्षण में कैटेगराइज करके लोगों को नौकरियां दी गई होती, उसके अनुरूप अगर मेरिट लिस्ट बनी होती तो ये समस्या न खड़ी होती। सवाल वही यहाँ पैदा होगा। देखिए, एक बहुत टेक्निकल समस्या है। आप जैसे अब उत्तर में बस थोड़ा सा 30 सेकंड लेकर के, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती हो रही, मान लीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस में पूरे प्रदेश में 5 लाख स्वीकृत पद हैं। स्वीकृत पदों के सापेक्ष संवैधानिक रूप से फिक्स है कि इतने पद आरक्षित, मान लीजिए अगर एवरेज मानते हैं 50% आरक्षित होने चाहिए, और उसमें कौन किसका है वो कोटा डिटेल की बात है, तो 2.5 लाख पद हो गए आरक्षित। जब आप प्रतिवर्ष का डाटा मंगा करके उसके सापेक्ष भर्तियां करेंगे तो आपसे कभी एरर नहीं होगा, कभी गलती नहीं होगा। आपको मालूम रहेगा 2.5 लाख पद आरक्षित है, अगर हम उसमें से 1 लाख भर्ती करने जा रहे हैं तो जो पद खाली हुए उसके रिक्त सापेक्ष ओबीसी का जोड़ लो, 22.5% हाँ, CST नहीं, उसके जितने रिक्त पद हैं उसके सापेक्ष हमारे पास सेवा में जितने लोग हैं उसका रेशियो क्या है, और उसके सापेक्ष हम भर्ती में किस हिसाब से कर रहे हैं, उसमें रेशियो ओवरऑल उसमें उस संख्या में हो सकता है 19-20 भी करना पड़े, लेकिन ओवरऑल रेशियो मेंटेन रहेगा। लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं है। एक साथ अचानक डाटा मंगाते हैं और उसके हिसाब से उसमें कैटेगराइज करते हैं, उसमें भी कैटेगराइज करने में भी फार्म में क्या भरा था, मेरिट में कहाँ जा रहा है, कैसे हो रहा है, ये चीज़ों का ध्यान जो संवैधानिक तरीके से नहीं रखते हैं, जिसके कारण डिस्प्यूट होता है। अब सवाल ये उठता है कि जो 69,000 लोगों में अब 2 तरह की समस्या खड़ी हो गई। आपके बेईमानी के चलते जो कुछ सालों से सेवा कर लिए, जिनकी सर्विस जाने के कगार पे है, उनको आप कैसे एडजस्ट करेंगे? उनका परिवार तो टूट जाएगा। एक साथ कई परिवार, शादी ब्याह जहां हुआ होगा वही परिवार जाएगा, उनके बच्चे पढ़ रहे होंगे। और दूसरा, आप जिनके साथ पहले ही उनकी नाइंसाफी कर चुके हैं, जिनका हक मार चुके हैं, उनको कैसे एडजस्ट करेंगे? तो अगर आप पहले ईमानदारी से किए होते तो ये समस्या ना आती। जो लोग नौकरी कर लिए, हो सकता मेहनत करके अगर उस समय ना पाए रहे होते तो अब तक किसी दूसरी जगह पे अपने आप को अपना रोजी रोजगार कर रहे होते। दूसरी बात मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के साथी को याद होगा, योगी आदित्यनाथ जी अभी 393 पद पर फार्मासिस्टों को उनको नियुक्ति पत्र बांटने गए थे। 393 पदों का जोर शोर से सारे टीवी और विज्ञापन चैनलों में, मीडिया में दे करके मुख्यमंत्री जी जाते हैं। कितने पद? 393। और वहां कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई बेरोजगार नहीं रह गया, मैंने 3 करोड़ नौकरियां दे दिया। कितना हास्यास्पद है। शायद इनको जोड़ने में दिक्कत होगी कि 393 पद के कितने के सापेक्ष कितने से गुणा कर दिया जाए, 3 करोड़ हो जाएगा। इस तरह के हास्यास्पद बातें क्या खा करके भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं और क्या बोलना चाहिए उनको ये भी ज्ञान नहीं रहता। 393 पद के सापेक्ष आप नियुक्ति पत्र का प्रोपोगेंडा क्रिएट कर रहे हैं और वहां बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगार ही नहीं है। आपने इतनी नौकरियां दे दी। अगर इतनी नौकरियां दे दी तो 60,000 के सापेक्ष 42 लाख नौजवान कहां से सिपाही के पद के लिए भर्ती आवेदन कर रहे हैं? यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल यह कि डाटा में हेरफेर करके लच्छेदार भाषण से अब आप नौजवान को नहीं बदला सकते। किसान की बात आप कर रहे थे, किसान की क्या स्थिति है? मैं नहीं, इन्होंने जो वादा किया था अभी 2022 में, जो वादा इन्होंने किया, क्या कहा किसानों के लिए? चूंकि मोदी जी भी कहते हैं किसानों के लिए, इन्होंने कहा गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान देंगे और अगर विलंब हुआ तो तत्काल उसको ब्याज देंगे। आज तक एक भी लोगों को ब्याज दिया हो बताइए? काफी महीनों से, सालों तक रुका हुआ है। एक आध मिलों पे अभी देखिए कल परसों कार्रवाई भी हुई, शायद आपको ख्याल होगा। किसानों को मुफ्त बिजली सिंचाई के लिए देंगे, क्या हुआ है? पूरा हुआ? 5,000 करोड़ की लागत से कृषि सिंचाई योजना बनाएंगे, इसका आता पता ही नहीं है। 25,000 करोड़ की लागत से सरदार पटेल एंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन
बस एक महत्वपूर्ण था, आलू टमाटर प्याज जैसी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए एक बैंक स्थापित करेंगे, उसमें सरकार 1000 करोड़ डाल देगी, बाकी डालती रहेगी। आज तक 1 रुपए का किसी किसान को मिला हो तो बताएं भारतीय जनता पार्टी के साथी। कृषि सेक्टर में जो रोजगार की बात कही थी उसकी तो बात भूल जाइए। इन्होंने कहा था अत्याधुनिक डाटा सेंटर स्थापित करेंगे। एक महत्वपूर्ण शिक्षा में कह रहे थे, शिक्षा में मैं बता दूं प्राथमिक शिक्षा में उत्तर प्रदेश सरकार में 1 रुपए का काम उसको उसके डेवलपमेंट के लिए उसके क्वालिटी के लिए कुछ नहीं किया। ग्राम पंचायतों ने अपने धन से उसमें टाइलीकरण कराया, कुर्सी की व्यवस्था कराई। यदि जो ग्राम पंचायतें थोड़ा बहुत जागरूक है उन्होंने कुछ और भी काम कर लिया है। 1 रुपए नहीं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, चूंकि मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूं, पंचायतों से लेकर के पूरी राजनीति जानता हूं, बहुत सारी चीजें। अब जमीन पर आए उसका क्या इंपैक्ट होता है सर्विस शिक्षा क्षेत्र में। इन्होंने कहा था 18 मंडलों में विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे। हो तो बताएं 18 मंडलों में अगर स्थापित किया तो हो गई है ना। नहीं देखिए, अगर आप 50 नहीं शुरुआत तो हम कह रहे हैं IIT IIM से लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय से शुरुआत हुई थी और हमको लगता फल फूल रहे हैं। आज मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे, कल से वो शुरुआत नहीं, नियत की बात होती संजय। मैं कह रहा हूं मेडिकल कॉलेज जो पहले से स्थापित थे, चाहे एम्स हो, चाहे SGPGI हो, चाहे मेडिकल कॉलेज लखनऊ का हो, सिविल हॉस्पिटल हो, लोहिया हॉस्पिटल हो, आगरा का हॉस्पिटल हो, इलाहाबाद का हॉस्पिटल, इलाहाबाद का हो, गोरखपुर का हो, चाहे मेरठ का हो, उनके अलावा जितने नए मेडिकल कॉलेज की नींव रखी या इन्होंने बनाया है, एक भी मेडिकल कॉलेज का नाम बता दें जहां की ये खुद जाकर के इलाज करा सके। चलिए दीपक जवाब दे दीजिए भाई। देखिए, आज उत्तर प्रदेश का जो बदलता दृश्य है वो शायद मुझे लगता है आप जमीन पर तो बात कर रहे हैं, मगर शायद जो उत्तर प्रदेश के बड़े एक्सप्रेस वे बने हैं उस पे शायद धर्मेंद्र भाई नहीं जाते होंगे। वो आज उत्तर प्रदेश में जो बिजली की व्यवस्था थी उसको बदलने का काम अगर किया गया है, वो शायद बिजली का लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं लेते होंगे। आपने एक बिजली घर का नाम भी पूछ लीजिएगा संजय जी। अरे भैया सुन लो, अरे मेरे भैया बड़े भाई, आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति हो, बहुत शानदार। एक यूनिट का नाम संजय जी मेरी तरफ जरूर पूछ लीजिएगा जो इन्होंने बिजली उत्पादन के क्षेत्र में कुछ किया। समझे दीपक जी, बता दीजिएगा भाई, नई यूनिटों का जिक्र कर रहे हैं, बता दीजिएगा। नई यूनिटों की बात आई है हमारे बरेली में, फरीदपुर के अंदर एक बड़ा यूनिट खड़ा करने का काम हो रहा है। आइए हमारे धर्मेंद्र जी को मैं बता रहा हूँ कि दरअसल डाटा थोड़ा दुरुस्त कर लेना चाहिए, क्योंकि कई परियोजनाएं ऐसी थी जिसमें कई मेगावाट की क्षमता का हमारी सरकार के समय परियोजनाएं थे, एक भी यूनिट बिजली के उत्पादन के क्षेत्र में सरकार ने काम नहीं किया। नहीं, हम ये कह रहे हैं ठीक है, लखनऊ मेट्रो चल गई थी, चला के दिखाया था, उसका एक्सटेंशन कर सकते, लेकिन अगर उसको कहीं मैंने बना दिया तो एक हास्यास्पद बात होगी। एक भी दावे मैं जिम्मेदारी से बड़ी जिम्मेदारी संजय जी को बात करता हूं। गांव के अंदर बिजली पहुंची नहीं थी, आज कितने मेगावाट तक उसका स्रोत बढ़ाने का काम किया है। देखिए, कुछ मेडिकल कॉलेज की बात, ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा गांव नहीं था जहां बिजली न पहुंची हो, लेकिन एक सतत प्रक्रिया, नए परिवार बसते हैं, नए घर बसते हैं, नई बस्ती होती है, नए आवास बनते हैं, तो वहां विद्युतीकरण तो नया होगा ही। लेकिन उसके पहले तक राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से और समाजवादी पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार के सहयोग से कोई भी पूर्वा नहीं बचा था कि जहां विद्युतीकरण न हुआ हो। हम लोग घूम घूम करके एक एक पूर्वा पूछ करके लिख के दे देते थे, तत्काल विद्युतीकरण हो जाया करता था। ये तो मैं भी बोलता हूँ भाई, जो लोग दीपक जी, ये तो मैं भी बोलता हूँ भाई कि आपने काम को आगे बढ़ाया, बेहतर काम होना चाहिए, सरकारों को चाहिए भी ऐसा ही करना। अब आप लखनऊ मेट्रो की बात करते हो तो मैं वहाँ से शुरू करता हूँ, जो मायावती सरकार में DPR बन के तैयार हुआ। अखिलेश यादव को पता चला कि DPR बन के तैयार है, उन्होंने उसको काम को आगे बढ़ाया, आपने उसमें और 4 चांद लगा दिया। तो ये तो निश्चित तौर पर होना भी चाहिए हर एक सरकार को कि जो पुरानी योजनाएं चल रही है उसको आप बेहतर करके जमीन पर उतार दो, तो ये अच्छी बात है। जी बोलिए दीपक, कुछ बोलना चाह रहे हैं। देखिए संजय जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहूंगा, नहीं 4 जगहों पर संजय जी इन्होंने वादा किया था नए मेट्रो चलाने का, मेरठ, गोरखपुर, झांसी, वाराणसी, क्या हुआ? एक को शुरू हुआ है जो अपनी बातें, जो चुनावी वादा था। आज रोजी रोजगार युवा पर बात कर लेंगे। हाँ दीपक, कुछ बोलना चाह रहे, बोलिए। देखिए, कोई भी सरकार रहती है, उसका काम रहता है जनता के लिए डेवलपमेंट करना, जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस तक उसको पहुंचाने का काम करना। मगर जब 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो कितनी मूलभूत सुविधाएं जनता को मिली? क्या किसी गरीब को आवास मिल गया? क्या किसी गरीब के घर पर चूल्हा जल गया?
क्या किसी के मुफ्त में इलाज नहीं, हो उस गया? समय क्या भी दीपक क्या जी, होता उस समय था? भी लोहिया क्या आवास भाई योजना मौसम नहीं, में लोहिया उड़ाए आवास पैसे? जनेश्वर मिश्रा क्या गांव और कभी- प्रधानमंत्री क्या आवास कभी- योजना, अरे कितने इंदिरा आवास लोहिया योजना में चल मिल रही गए? थी। इस तरह से रान कितने कमिटमेंट न आवास करें। मिल गए लोहिया एक भी में? नई योजना नहीं लाई, संख्या इंदिरा कम आवास थी। योजना केवल नाम संख्या बदल कम दिया थी, इन्होंने। हाँ। ढकने नहीं, का धर्मेंद्र काम लेकिन इंदिरा आवास योजना का केवल नाम है, आज संख्या भी कम नहीं थी। और संजय जी, दूसरी बात जो डाटा की बात कर रहे थे, नोएडा के अंदर बड़ी डाटा सेंटर कंपनी को उठा करके देखिए, जो एक मुद्रा योजना के माध्यम से, जो स्टार्टअप व्यापार के माध्यम से, जो एमएसएमई सेक्टर से बढ़ करके खड़ा करने का काम किया गया। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर तब दिखाई देगा। ये अपने आंखों की चश्मों को बदलने का प्रयास करिए। ये समाजवादी के जो प्ररूप थे, जो प्रारंभ थे, उसको आज उत्तर प्रदेश के अंदर बदलने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। आज उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को मानती है, जो उत्तर प्रदेश आज संकल्प सिद्ध होने का काम किया है, चाहे युवाओं के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो। आप बेसिक शिक्षा की बात बता रहे थे, यही हाल था बेसिक शिक्षा का। जिन स्कूलों के अंदर केवल भैंसे बनी रहती थी, जिन विद्यालयों के अंदर चेयर तक नहीं थी बच्चों के बैठने के लिए, आज कायाकल्प के माध्यम से 3 लाख से ज्यादा विद्यालयों के अंदर बदलाव खड़ा किया है। जहां आज कई विद्यालयों में, आइए हमारे बरेली कायाकल्प में कितना पैसा दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। वहां विद्यालय में प्रोजेक्टर से पढ़ाई होती है, आइएगा देखिएगा एक बार। ठीक है, मॉडल क्लासरूम आपने बनाया है, है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए विनय जी, क्योंकि वक्त कम है, विश्लेषण बस संजय जी, दो चीज मैं कहूंगा। देखिए, आवास योजना में पहले इंदिरा आवास योजना चलती थी, मुख्यमंत्री आवास योजना चलती थी, और साथ साथ जो है इसमें जल के विभाग में स्वजल धारा योजना चलती थी। प्रधान ये कह रहे मुद्रा लोन, केवल नाम लिख देने से बड़ा नहीं होता। उस समय तमाम नौजवानों ने लोन लेकर के, चाहे खादी ग्राम उद्योग के माध्यम जिसमें 4% केवल ब्याज होता था, चाहे प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना रही हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज जो जिला उद्योग केंद्र होता है उसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन करके लोन की फाइल रही हो, बड़े पैमाने पर बैंकों से लोग दिलाते थे। हाँ, आपने योजनाओं का नाम करके प्रचार प्रसार किया, लेकिन हकीकत कुछ और है। बैंकें बिना गारंटी के लोन देने को तैयार नहीं। आप योजनाओं को लेकर जरूर आते हैं, आप जाकर के धरातल पे हकीकत देखिए तो समझ में आएगा। आप कह तो देते हैं किसी युवा, किसी नौजवान के लिए, नए काम के लिए, नए प्रोजेक्ट के लिए लोन पाना कितना कठिन है। जब सरकारें गारंटी दे दिए होते, उन योजनाओं को नाम बदलने के बजाय, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना में क्या कमी थी? आप उसमें गारंटी देते, सरकार गारंटी ले रही है, बैंकों का पैसा नहीं डूबेगा, आप इनको दीजिए प्रोजेक्ट को। आप जैसे हम लोग के समय में भी सीडीओ के नेतृत्व में कमेटी हुआ करती थी, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज की तरफ से फाइल आती थी और उस कमेटी से लोन सैंक्शन करके बैंक मैनेजर को बैठाते थे और लाभार्थी को बैठाते थे जो लोन के लिए मांग करता था, और वहां पर उसको चयनित करके सबसे कंसर्न लेकर के वहां फाइल अप्रूव्ड हो जाती थी, उसके बाद बैंक से उसको लोन मिल जाता था। ऐसा कुछ नया आपने नहीं किया जो आप उसको, हाँ बस ये है कि आप कागजों पर और हल्ला गुल्ला करके आप उसको बताना चाहते हैं कि मैंने दिया बार बार। सच तो यह है कि आपने 80 करोड़ लोगों को राशन पे ला के रख दिया है, तो किसको दिया, यही तो महत्वपूर्ण चीज है। चलिए ठीक है विनय जी, भाई आप विश्लेषण आपसे। देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि सरकार एक दूसरे की कमियों को न देखे, बल्कि उनके जो अच्छी योजनाएं हैं उसको लगातार आगे बढ़ाते चले, तो हमें लगता है कि न रोजी रोजगार का संकट खड़ा होगा और न विकास की गति धीमी पड़ेगी। सही बात है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना पर अखिलेश सरकार में जो ऐतिहासिक काम हुए उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उस काम को आगे बढ़ाया, इसकी भी प्रशंसा होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जनहित की जो यूपीए 1 यूपीए 2 में भी बहुत शानदार रही, उसको आगे भी मोदी सरकार ने बढ़ाने का काम किया, ये होना ही चाहिए। देखिए, सरकार आती ही है जनता के काम करने के लिए, तो चाहे कांग्रेस की हो, समाजवादी की हो, भाजपा की है, अगर वो काम करती है तो कोई किसी के ऊपर एहसान थोड़ा न करती है, जनता इसीलिए उनको चुन के भेजती है। देखिए, आज जो बहस चल रही थी वो पुलिस भर्ती पे ही था, तो कुल मिला के इसमें तो एक चीज़ यही निकला कि जो ये दोबारा इतनी जल्दी भर्ती परीक्षाएं जो स्टार्ट की जा रही हैं, इस पे कोई किसी को आपत्ति नहीं है और किसी ने इस पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है। हाँ, प्रश्न चिन्ह जो आया है कांग्रेस और समाजवादी की तरफ से, वो सरकार की नीयत, मंशा, संशय, इस पे ही लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाया है। तो संशय और शंका का तो खैर समाधान हकीम लुकमान के पास भी नहीं है, वो जब नतीजा भी आएगा तभी पता चलेगा।
एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे कांग्रेस के मित्र जो आरक्षण को लेके बार बार जो है बोल रहे थे, तो देखिए ये तो ठीक है, अब आप मजबूत विपक्ष हैं, आप खुद देखेंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि हिंदुस्तान में, आज़ाद भारत में सबसे ज़्यादा आरक्षण का किसी ने अगर विरोध किया है तो कांग्रेस ने ही किया है। कई दशकों तक कांग्रेस के निश्चित तौर पर राजीव गांधी का भी स्पीच है, सबका है, तक वो आरक्षण को दबाए। चलिए विनय जी, सॉरी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, वो भी नहीं ठीक है, लेकिन विनय जी अभी मानना पड़ेगा उसी को लेकर के भाजपा ने उनसे समर्थन वापस ले लिया। नहीं, 69,000 शिक्षक जो है ना, इसी आरक्षण की व्यवस्था को सही नहीं पाया अदालत ने और उसको खारिज कर दिया, तो निश्चित तौर पर उनके सामने रोजी रोजगार है। सरकारों को चाहिए कि इस तरह की चीज़ों पर गौर रखें और निश्चित तौर पर ध्यान दें। फिलहाल वक्त यहीं तक इजाज़त देता है। सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा कि युवा जो रोजी रोज़गार के लिए दर दर भटकने को मजबूर है, उसे समय रहते अगर रोजी रोज़गार दे दी गई तो एक फील गुड होगा। और योगी सरकार निश्चित तौर पर इस मामले को लेकर के काफ़ी संजीदा नज़र आ रही है। हम चाहते हैं कि जितनी भी परीक्षाएँ रद्द हुई, जिन युवाओं का भविष्य आधार में पड़ा, उन्हें एक मौका मिलना चाहिए। और हमें लगता है कि ये बड़े बदलाव का संकेत तो होगा ही, विपक्षी दलों को भी करारा जवाब हो सकता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।